अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय कराड़ पश्चिम से मैं संदीप शिंदे आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पहले इकाई की जो छठी कविता है, ए सखी, जो एक पूरक पठन भी है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ए सखी, इसके रचयिता या जो है या जिन्होंने इसे लिखा है वो है अमीर खुसरो जी। यह मुकरिया है या इसे हम पहेलिया भी कह सकते हैं। ये कविता नहीं, एक पहेलिया है। तो सबसे पहले हम अमीर खुसरो जी का परिचय जान लेंगे। इनका जन्म 1253 पटियाली एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी। अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो जनसाधारण में अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध थे। इनका जो वास्तविक नाम था वो था अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो जी, और ये लोगों में अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध थे। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। इनके बाद बहुत से ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने कई भाषाओं में अपने लेख, कविताएं लिखी, परंतु ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी इन 3 भाषाओं में लेख लिखते थे, या कविताएं या पहेलियां जो हैं उन तीनों भाषा में वो लिखा करते थे। अमीर खुसरो अपनी पहेलियां और मुकरियां के लिए जाने जाते थे, लेकिन इनका जो ज्यादा नाम था लोगों में वो किस लिए था? इनकी पहेलियों के लिए और इनके मुकरियों के लिए। इसके लिए वो ज्यादा जाने थे, लोगों के बीच में जाने माने थे। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो भी हम देखेंगे। ये 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर या गायक और संगीतकार थे। ये कवि भी थे, ये शायर भी थे, गायक भी थे और संगीतकार भी थे। उनका परिवार कई पीढ़ियों से राज दरबार से संबंधित था। स्वयं अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। 8 सुल्तानों का शासन देखा था मतलब 8 सुल्तानों के यहाँ उन्होंने काम किया था। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों को खुलकर प्रयोग किया है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा है। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। वे अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते थे। सबसे पहले उन्हीं ने अपनी भाषा के लिए हिंदवी का उल्लेख किया था। वे फारसी कवि थे, जो उनकी मूल भाषा फारसी थी, परंतु वो लिखते हिंदी और हिंदवी में थे। उनको दिल्ली सल्तनत का आश्रय मिला हुआ था, मतलब वो दिल्ली सल्तनत के यहाँ पे काम किया करते थे। उनके ग्रंथों की सूची लंबी है, साथ ही इनका इतिहास स्रोत रूप में महत्व है। अमीर खुसरो को हिंदी का तोता कहा जाता है, मतलब इतना उनका उस भाषा पे प्रभुत्व था कि उन्हें हिंदी का तोता इस वाक्य से संबोधन किया जाता है। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो है तुहफा तुस सीगर, वस्तुल हयात, गुर्रतुल कमा, नयातुल कमाल, दोहे, घरेलू नुस्खे, कह मुकरियां, दुसुखने, ढकोसले, अनमेलियां, अलताबसियां आदि। ये जो है इनकी प्रमुख कृतियां है जो इन्होंने लिखी हैं, किताबें लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं या मुकरियां लिखी हैं, उनके ये नाम है। अभी जो हम ए सखी ये मुकरियां पढ़ने वाले, पहेलियां पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। यह लोक प्रचलित पहेलियां का ही एक रूप है जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। मतलब जो मुकरियां होती हैं
वो पहेलियों का ही एक रूप है जिसमें मनोरंजन भी होता है, जो सुनते हैं उनको आनंद भी प्राप्त होता है, साथ ही साथ बुद्धि चातुर्य मतलब आपकी बुद्धि कितनी तेज है उसकी भी परीक्षा ली जाती है। जैसे गणित में हम कहते हैं पजल्स होते हैं, उसी प्रकार से हिंदी में यहाँ पे हम कह सकते हैं मुकरियां हैं। अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियां एवं उनके उत्तर दिए हैं। सबसे पहले हम ये जो पहेलियां हैं, मुकरियां है, इनका एक बार पाठ कर लेंगे। उसके बाद इनके शब्दार्थ देखेंगे और उसके बाद हम इसके भावार्थ और या इन पहेलियों को हम इसका पाठ करें। रात समय वो मेरे आवे, भोए भय वह घर उठ जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, है सखी साजन ना सकी तारा। वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सकी ढोल। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सकी लोटा। बेर बेर सोत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सकी मक्खी। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सकी तोता। अर्ध निशा वह आयो बोन, सुंदरता बरने कभी कौन, निरखत ही मन भयो आनंद आनंद, क्यों सकी साजन ना सकी चंद। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छिन होत न्यारा, आठ पहर मेरो मनरंजन, क्यों सकी साजन ना सकी अंजन। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे, हरे चिनक में ये की पीर, क्यों सकी साजन ना सकी नीर। बिन आए सब ही सुख भुले, आए ते अंग अंग सब फुले, सिरा भई लगावत छाती, क्यों सकी साजन ना सकी पाती। ये मुकरिया थी जिसका पाठ अभी हमने किया है। पहले इसके जो कठिन शब्द वो समझ लेते हैं ताकि जब आगे हम भावार्थ समझे उस समय आपको सरलता हो समझने में। भोर यानी तड़के, यानी इसका अर्थ और होता है सवेरे, एकदम सुबह सुबह का समय। जावे मतलब जाता है, अचरज मतलब आश्चर्य, न्यारा मतलब निराला, दूजा मतलब दूसरा, कोय का अर्थ है कोई, वाक्य का अर्थ है उसके, भरी का अर्थ है भरकर, जैसे पानी भरकर, तपन यानी गर्मी, भारी यानी यहाँ या बड़ा, तन यानी शरीर, बेर बेर का अर्थ है बार बार, सोवत ही का अर्थ है नींद से या सुप्तावस्था में, जगावे जगाती है, व्याकुल यानी बेचैन, हक्का बक्का यानी बोचक्का, सुरंग यानी सुंदर रंग। सुरंग यानी जो दूसरी सुरंग है उसका अर्थ नहीं है यहाँ पे सुरंग का अर्थ है सुंदर रंग। गुणवंत यानी गुणवान, चटकीला यानी भड़कीला, चमकदार, चटकीला यानी चमकदार भी है, अर्धनिशा यानी आधी रात, भवन यानी भवन या घर, बरने यानी वर्णन कर सके, निरखत ही यानी देखते ही, निरखत ही का अर्थ क्या है देखते ही, शोभा यानी सौंदर्य, बढ़ावन हारा यानी बढ़ाने वाला, छिन यानी शन या भर, न्यारा यानी अलग,
पहर यानी 3 घंटे का समय। मनोरंजन यानी मन को प्रसन्न रखना या रखने वाला। अंजन आंखों में लगाने का अंजन यानी काजल जिसे हम कहते हैं वही है अंजन, आंखों में लगाने वाला अंजन। जग यानी संसार। जासो यानी जिसके। नेक यानी तनिक भी धीरज धैर्य। चिनक यानी शन। नीर यानी जल। सभी अर्थात सभी। फूले का अर्थ है पुलकित हो जाते हैं। सीरा अर्थात ठंडी। भई यानी हुई। लगावत यानी लगाते ही। इस कविता में आए हुए जो कठिन शब्द है इस मुकरियों में वो थे। अभी हम 4-4 पंक्तियां पढ़ते हुए उसका अर्थ भावार्थ जो है वो समझने का यहाँ पे प्रयत्न करेंगे। रात समय वो मेरे आवे, भोर भये वो घर उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, है सखी साजन ना सखी तारा। यहाँ पे अमीर खुसरो जी जो है वो कहते हैं नायिका अपनी सखी से कहती है, जो इस मुकरियों में एक नायिका है और उसके साथ उसकी सखी है, इसलिए इस मुकरियों का नाम दिया गया ए सखी। वो अपने सखी से कहती है कि रात के समय वो मेरे पास आता है और तड़के उठकर अपने घर चला जाता है। तड़के उठकर का अर्थ है सवेरे सवेरे वह अपने घर चला जाता है। यह सबसे अलग ढंग का आश्चर्य है। ये क्या है? ये अचरज है सबसे न्यारा यानी ये सबसे अलग ढंग का आश्चर्य है। तो यह बात सुनकर जब वो कहती है कि वो सवेरे सवेरे मेरे मतलब रात में मेरे पास आता है और सवेरे सवेरे उठकर चला जाता है, तो यह आश्चर्य सुनकर उसकी जो सखी है उससे पूछती है क्या वो साजन है यानी उसका पति है। तो इस पे जो नायिका है वो कहती है, जवाब देती है, नहीं सखी वह तारा है। तारा जो आसमान में चमकते हैं वो तारा है। देखिए इसमें जब हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो इसका मतलब दिमाग में कुछ और आता है और असल में होता कुछ और है। जैसे हमने देखा पहली 2 पंक्तियां पढ़ने के बाद जब नायिका बताती है कि वो रात के समय आता है, सवेरे सवेरे चला जाता है और ये एक आश्चर्य है, तो इस बात पे उसकी सहेली क्या कहती है, क्या वो तुम्हारा पति है? तो उसकी जो सखी है मतलब जो नायिका है वो सखी से कहती है नहीं वो तारा है। वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई। वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई। मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सकी ढोल। यहाँ पे नायिका जो है उसके सहेली से उसके सखी से कहती है कि उसके आने पर शादी होती है। मतलब वो ऐसी चीज है या व्यक्ति है जब तक वो ना आए तो ये शादी हो ही नहीं सकती। जब वो आएगा या वो वस्तु आएगी तो ही ये शादी होती है। उस दिन किसी अन्य की कोई पूछ नहीं होती। मतलब और किसी की उस दिन कोई कीमत नहीं होती है, उसकी ही उतनी कीमत होती है, उसकी ही पूछताछ होती रहती है। उसके स्वर जो होते हैं वो बड़े ही मीठे लगते हैं। इतने स्वर उसके मीठे होते हैं। मीठे लागे वाके बोल मतलब उसके जो स्वर है वो काफी मीठे होते हैं। नायिका की जो सखी है ये बात सुनने के बाद उससे पूछती है क्या वह साजन है। मतलब जब नायिका उसे बताती है कि उसके बगैर वो शादी भी नहीं होती, वो आवे तब शादी होए, जब वो आता है तभी शादी होती है। उस दिन दूजा और ना कोई मतलब उस दिन उसके अलावा कोई और चीज है ही नहीं।
उतनी कीमती या उसकी ही पूछ होती रहती है। मीठे लागे वाके बोल, उसके बोल ही मीठे लगते हैं। तब उस नायिका की जो सखी है उससे पूछती है, क्या वो तुम्हारा साजन है, तुम्हारा पति है? तो नायिका इस पे जवाब देती है कि नहीं सखी, वह साजन नहीं, मतलब वो उसका पति नहीं, वह ढोल है। ढोल ताशे होते हैं ना जो शादियों में बजते हैं, तो उसके बारे में वो बताती है। वो आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सकी ढोल। मतलब किसके स्वर मीठे हैं? ढोल के स्वर मीठे हैं। ढोल के बिना शादी होती नहीं है। और सब उस दिन ढोल ताशों के बारे में ही बात करते हैं। ऐसा नायिका उसके सखी से कहती। देखिए पहेलियां हैं। पहेलियां मतलब अर्थ कुछ और निकलने का हमें नजर आता है, लेकिन अर्थ कुछ और होता है यहाँ पे। आइए अगली दो पंक्तियां देखते हैं। जब मांगू तब जल भरी अलावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ए सकी साजन ना सकी लोटा। अब यहाँ पे नायिका कहती है उसके सखी से कि जब मैं उससे मांगती हूँ तो वो पानी भर लाता है। जब भी मैं उससे मांगती हूँ तो वो पानी भर लाता है। यानी जब मांगू तब जल भरी लावे, वो पानी भर के लाता है। मेरे मन की तपन बुझावे, वो मेरे मन की जो गर्मी है, तपन है, प्यास है, उसको बुझा देता है। मन का भारी तन का छोटा, उसका दिल बहुत बड़ा है पर उसका शरीर बहुत छोटा है। मतलब उसका शरीर जो है वो छोटा है, लेकिन उसका दिल जो है वो बहुत बड़ा है। मन का भारी, मन का वो बहुत बड़ा है, तन का छोटा, यानी तन से छोटा है पर मन से, दिल से वो बहुत ही बड़ा है। तो इस बात पे उसकी सखी पूछती है फिर से कि सखी, क्या वो तुम्हारा पति है, तुम्हारा साजन है? तो यहाँ पे क्या क्या है कि उसकी सखी नायिका जो है सखी को बताती हैं कि जब भी उससे मैं मांगती हूँ तो मेरे लिए पानी ले आता है, पानी भर लाता है। मेरी प्यास, मेरी जो गर्मी है उसे बुझा देता है। वो दिल से बहुत बड़ा है, मन से बहुत बड़ा है, बस शरीर से छोटा है। तो उसकी सखी कहती है कि क्या वो तुम्हारा पति है, साजन है? तो इस बात पे जो नायिका है वो जवाब देती है, नहीं सखी, वह तो एक लोटा है। पानी पीने का जो लोटा होता है वह है। आगे अगले दो पंक्तियां देखते हैं। बेर बेर सोवत ही जगावे, न जागू तो काटे खावे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सकी साजन ना सकी मक्खी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आप मुकरिया जब पढ़ते हैं, पंक्तियां पढ़ते हैं, तो हर दूसरी पंक्ति के अंत में आपको जवाब भी उसी में मिल जाता है। जैसे पहले हमने देखा, ए सकी साजन ना सकी तारा, तो उसका जवाब तारा था। ए सकी साजन ना सकी ढोल, तो वहां पे जवाब ढोल था। फिर देखा ए सकी साजन ना सकी लोटा, तो वहां पे जवाब लोटा था। उसी तरीके से हर दूसरी पंक्ति में आखिरी जो शब्द होता है वो उसका उत्तर होता है। तो यहाँ पे बेर बेर सोवती जगावे, ना जागू तो काटे खावे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सकी साजन ना सकी मक्खी। यहाँ पे नायिका जो है वो उसके सखी से कहती है, वह बार बार मुझे सोते से जगा देता है। बेर बेर सोवती जगावे, अर्थात वह बार बार मुझे सोते से जगा देता है, नींद से उठा देता है। न जागू तो काटे खावे, यदि मैं नहीं जागती तो वह मुझे काटता है। एक तो पहले नींद से सोने में से सोते वक्त उसे जगा देता है, और अगर वो ना जागे तो उसे वो काट लेता है। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, इससे मैं विकल और आश्चर्यचकित हो जाती हूँ, व्याकुल हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। ऐसा नायिका उसके सखी से कहती है। यह बात सुन के कि
नींद से जगा देता है, नहीं जागो तो काट लेता है। और इस बात से जो नायिका है वो व्याकुल है, परेशान है, आश्चर्यचकित है। ये बात सुनते ही उसकी जो सखी है नायिका की, वो उससे कहती है, सखी क्या वे तुम्हारे पति हैं, साजन हैं? तो इस पे नायिका जवाब देती, नहीं सखी, वो मक्खी है, वो साजन नहीं है, वो एक मक्खी है। मक्खी यानी मधुमक्खी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि काटता कौन है? मधुमक्खी काटती है। अगले दो पंक्तियां यहाँ पे हम देखते हैं। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। नायिका अब कहती है उसके सखी से कि अति सुरंग है रंग रंगीलो, मतलब उसका रंग बहुत सुंदर है और वह रंग रंगीला है। अति सुरंग है रंग रंगीलो का अर्थ क्या होता है? वो बहुत ही सुंदर है, वो रंग रंगीला है गुणवंत बहुत चटकीलो, वो बहुत गुणी है। गुणवंत है यानी बहुत गुणी है, गुणवान है। और गाढ़े चमकदार रंग वाला है। बहुत चटकीलो का मतलब है गाढ़े चमकदार रंग वाला है। राम भजन बिन कभी न सोता, वह बिना राम राम कहे कभी नहीं सोता है। राम का नाम लिए बगैर वो कभी नहीं सोता। तो उसकी सखी जो है वो पूछती है, सखी क्या वे साजन है? तो नायिका उससे जवाब देती है, नहीं सखी, साजन नहीं, वो एक तोता है। तोता का रंग कैसा होता है? बहुत ही सुंदर होता है, रंग रंगीला होता है। वो पक्षी गुणवान होता है, जो आप उसे सिखाएं तो सीख लेता है। चमकदार रंग होता है उसका, रंग जो होता है, रंग उसकी चोंच का बड़ा ही गाढ़ा होता है। और जो शब्द आप दोहराए तो वो भी आपके पीछे वो शब्द, उसका रंग बहुत सुंदर है और रंग रंगीला है, बहुत ही गुणी गुणवान है और गाढ़े चमकदार रंग वाला है। वो बिना राम राम कहे कभी सोता नहीं है। तो ये बातें सुनकर उसके सखी को लगता है कि क्या शायद उसका वो पति होगा। परंतु नायिका जो है उसके सहेली से, उसके सखी से कहती है कि नहीं, वो मेरा पति नहीं है, वो एक तोता है। आइए अगली पंक्तियां देखते हैं। अर्ध निशा वो आयो भोन, सुंदरता बरने कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सकी चंद। अर्धनिशा वो आयो भुवन, यहाँ पे इसका अर्थ है, नायिका जो है उसके सहेली सखी से कहती है, मेरे घर में आधी रात को आया, सुंदरता बरने कवि कौन। वो इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन कोई कवि भी नहीं कर सकता। नायिका क्या कहती है, वो रात में मेरे घर आया और वो इतना सुंदर है कि कोई कवि, कितना भी बड़ा कवि हो, वो भी उसका वर्णन अपने शब्दों में, अपनी कविता में कभी नहीं कर सकता। निर्गत ही मन भयो आनंद, उसे देखते ही मेरा हृदय जो है आनंद से भर उठा, मतलब प्रफुल्लित हो उठा, खुश हो उठा। जैसे ही मैंने उसको देखा तो मेरा मन जो है वो खुश हो चुका था। उसकी सखी पूछती हैं ये सब सुनते ही, क्या सुना उसने, क्यों आधी रात में मेरे घर आया। वो इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन कोई कवि, कोई लेखक कवि कोई कर नहीं सकता है, खुश होता है। तो ये सब सुनते ही उसके सखी को लगता है, नायिका के सखी को लगता है। तो नायिका जो है उसे जवाब देती है, नहीं सखी, वो साजन नहीं है, वो चंद्रमा है, चांद है। शोभा सदा बढ़ावन हारा, अखिन से छिन होत न न्यारा, आठ पहर मेरो मनरंजन, क्यों सखी साजन ना सकी अंजन।
यहाँ पे नायिका जो है उसके सखी से कहती है, शोभा सदा बढ़ावन हारा, यानी शोभा में हमेशा वृद्धि होती है। उससे वो जब साथ में होता है या वस्तु जो होती है, उस वक़्त जो शोभा होती है, सौंदर्य जो होता है, उसमें वृद्धि होती है और बढ़ के दिखता है। अखिन से छिन्न होत न न्यारा, वो आँखों से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होता। मतलब उसके होने से सौंदर्यता में वृद्धि होती है, शोभा बढ़ती है और वो आँखों से एक क्षण के लिए भी कभी दूर नहीं होता है। आठ पहर मेरो मनोरंजन, वो आठों पहर मेरा मन को प्रसन्न रखता है, खुश रखता है। तो इस बात पे उसकी सखी फिर से नायिका से पूछती है, क्यों सखी, क्या वे तुम्हारे साजन हैं, तुम्हारे पति है? तो उसने क्या-क्या सुना है यहाँ पे कि उसकी जो नायिका है उसके सखी से कहती है कि उसके होने से शोभा में हमेशा वृद्धि होती है, सुंदरता बढ़ती है। आँखों से एक क्षण के लिए भी वो कभी दूर नहीं होता, ओझल नहीं होता। वो आठों पहर, मतलब दिन में 8 पहर होते हैं, 3-3 घंटों के। तो वह आठों पहर के लिए मेरे मन को प्रसन्न रखता है। तो ये बात सुनते ही उसके सखी को लगता है, नायिका के सखी को लगता है कि शायद वो उसका साजन होगा, उसका पति होगा। इस बात का वो जवाब देती है नायिका उसके सखी को कि नहीं सखी, वह साजन नहीं है, वो क्या है? वो अंजन है। अंजन यानी काजल है जो आँखों में लगाया रहता है। कि काजल से सौंदरता में, शोभा में वृद्धि होती है। वो आँखों में ही रहता है इसलिए आँखों से कभी ओझल नहीं होता और वह आठों पहर आँखों को ठंडक पहुँचाता है, तो मन को प्रसन्न भी करता है। आइए अगली पंक्तियाँ देखते हैं। जीवन सब जग जासो कहे, जीवन सब जब जग जासो कहे, वहाँ बिनु नेक न धीरज रहे, हरे छिनक में हिये की पीर, क्यों सकी साजन ना सकी नीर। अब यहाँ पे नायिका फिर से उसके सखी से कहती है कि सब लोग ये कहते हैं कि ये जीवन उसी के कारण है, ये जो जीवन है उसी के कारण है, उसके बिना किसी को जरा भी धीरज नहीं रहता। वो क्षण भर के लिए हृदय का कष्ट दूर कर देता है। जीवन सब जग जासो कहे, मतलब उसके बिना जीवन मतलब हो ही नहीं सकता, ऐसा लोग कहते हैं। वाह बिनु नेक न धीरज रहे, उसके बिना किसी को भी धीरज नहीं है, ना नायिका को है ना किसी को है। हरे चिनक में हिये की पीर, वह क्षण भर में हृदय का कष्ट दूर कर देता है। क्यों सकी साजन ना सकी नीर। तो ये सब जब बातें सुनती हैं सखी, नायिका जब उससे कहती है कि उसके बिना जीवन हो ही नहीं सकता, उसके बिना कोई धीरज ही नहीं रख सकता, कोई शांत ही नहीं रह सकता, या वो क्षण भर में ही हृदय के कष्ट दूर कर देता है, मन को शांति प्रदान करता है। तो यह बातें सुनते ही उसकी सखी जो उससे कहती है कि सखी, कि ये कौन है? जब वो पूछती है तो यहाँ पे नायिका उससे जवाब देती है कि ये साजन नहीं है, यह नीर है। नीर का अर्थ होता है पानी। पानी कैसा रहता है? पानी के बिना जीवन है ही नहीं। हम कहते हैं जल ही जीवन है। ना ही कोई धीरज रख सकता है। प्यासा व्यक्ति कुछ भी नहीं सोच सकता अगर उसे पानी पीने के लिए ना मिले। और वो क्षण भर में हमारी प्यास तो मिटाता है, ठंडक पहुंचाता है, हमारे कष्ट जो होते हैं, प्यास से जो कष्ट होते हैं, वो दूर कर देता है। तो उसकी नायिका जो है उसके सखी को कहती है कि वो साजन नहीं है, वह पानी है, जल है, नीर है। अगली और जो अंतिम जो पंक्तियां हैं इनकी, इसकी मुकरियों की, वो है, बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सिरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सकी पाती।
यहाँ पे जो नायिका है उसके सहेली से, उसके सखी से कहती है कि जब वो नहीं आता तो कोई सुख अच्छा नहीं लगता। मतलब बिन आए सभी सुख भूले। मतलब वो अगर ना हो तो सब सुख भूल जाते हैं। कितना भी सुख मिले तो सुख सुख नहीं लगता है। ओके, कोई सुख अच्छा नहीं लगता है। आए ते अंग अंग सब फूले, सभी सुख भूल जाते हैं। और इसके कहते हैं आए थे अंग अंग सब फूले, जब वो आ जाता है तो शरीर के सभी अंग पुलकित हो उठते हैं, यानी मन प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। सिरा भई लगावत छाती, उससे छाती से लगाने पर हृदय शीतल हो जाता है। उसे करीब लाने से मन को क्या है, शीतलता प्रदान होती है। क्यों सखी साजन ना सखी पाती। तो ये जब सब सुनती है, जो उसकी सहेली है, उसकी सखी है, जब वो सुनती है कि उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कोई भी सुख जो है उससे खुशी महसूस नहीं होती, और उसके आते ही सब अंग पुलकित हो उठते हैं, प्रसन्नता होती है, तो उसकी सखी को लगता है कि ये उसके साजन होंगे, उसका पति होगा। तो वो कहती है नहीं, वो पति नहीं, वो कौन है, वो एक पत्र है। ना सकी पाती यानी पत्र है, यानी जिसे हम अंग्रेजी में लेटर कहते हैं, वो एक लेटर है। तो जैसे ही वो आता है तो मन को एक प्रसन्नता होती है, खुशी महसूस होती है। और जैसे हम उसको छाती से लगाते हैं तो हमें एक ठंडक महसूस होती है। तो क्या जवाब देती है, वो क्या है, वो एक पत्र है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो मुकरियां हैं ये आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इस पे आधारित जो स्वाध्याय है, आपको किस प्रकार से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी हम देखेंगे, इनके उत्तर क्या है साथ साथ वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। प्रश्न पहला, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो जो दिया गया पद्यांश है वो हमें पढ़ना है, और वहां पे जो कृति बताई गई होगी उस हिसाब से हमें वहां पे क्या करना है, उसके उत्तर लिखते जाना है उन प्रश्नों के। जो पहले हमें पंक्तियां दी है वो है, रात समय वो मेरे आवे ना सकी लोटा। यानी जो पंक्तियां है वो एक बार मैं पढ़ देता हूँ, उसका पाठ करता हूँ, और उसके आगे के हम उस पर आधारित प्रश्न और उत्तर यहाँ पे देखेंगे। रात समय वो मेरे आवे, यहाँ से शुरुआत होगी उन पंक्तियों की। रात समय वो मेरे आवे, भोर भये वो घर उठ जावे, ये अचरज है सबसे न्यारा, हे सखी साजन ना सकी तारा। वो आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोए, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सकी ढोल। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सकी लोटा। तो ये जो पहली 6 पंक्तियां हैं उन पे आधारित ये आकलन कृतियां यहाँ पे हमें दी गई है। तो पहले आकलन कृति जो है, प्रश्न है, तारे का आने जाने का ढंग रात के समय में और भोर होने पर, मतलब सवेरे सवेरे। तो यहाँ पे इसका किस प्रकार से ढंग था, कैसा ढंग था। रात के समय कैसे आते थे, चमकते हुए तारे एक रूप में आना, चमकते हुए तारे एक रूप में आते थे। भोर होने पर भोर के प्रकाश में लुप्त हो जाना, भोर के प्रकाश में क्या होते थे, वो लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अगला जो है आकलन कृति वो है, ढोल का गुण। मी वहां पे हमने जो दूसरी 2 पंक्तियां थी, वहां पे हमने ढोल का गुण देखा था। तो ढोल का गुण क्या है, उसके बोल जो है मीठे बोल हैं। मीठे लागे वाके बोल, किसके, ढोल के। तो ढोल का गुण क्या है, उसके जो बोल हैं वह मीठे बोल हैं। तीसरा जो है यहाँ पे आकलन कृति वो है, लोटा होता है ऐसा। कैसा होता है, उसके गुण जो बताए थे वो थे, मन का भारी तन का छोटा।
मन का भारी तन का छोटा, तो यहाँ पे उत्तर क्या लिखेंगे हम? लोटा होता है ऐसा, वो मन का भारी होता है और तन का छोटा होता है। अगला जो प्रश्न है वह है, मुकरियों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की विशेषताएं लिखिए। मुकरियों के आधार पर निम्नलिखित जो शब्द दिए गए हैं उनकी विशेषताएं हमें यहाँ पे लिखनी है। पहला दिया गया तारा। तारा की विशेषता क्या है? रात में ही आना और भोर में चले जाना। मतलब रात में ही तारे आते हैं और भोर में सवेरे सवेरे यानी दिन के वक्त वो कभी नहीं रहते, वो चले जाते हैं। ढोल। शादी के समय आवश्यक समझा जाना। उसकी विशेषता क्या है? शादी के समय उसे आवश्यक समझा जाता है और उसके जो बोल होते हैं वो मीठे बोल होते हैं। लोटा। मांगने पर जल भर लाने वाला और प्यास मिटाने वाला। तो बच्चों, ये इनके उत्तर थे। अगले जो आपको स्क्रीन दिखेगी, नजर आएगी, वहां पे इनके उत्तर के प्रश्न के साथ उत्तर भी है, तो उसका साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट भी निकालते चलिएगा। प्रश्न थे, तारे का आने जाने का ढंग। रात के समय चमकते हुए तारे के रूप में आना और भोर होने पर मतलब सवेरे होने पर भोर के प्रकाश में लुप्त हो जाना यानी चले जाना। ढोल का गुण था मीठे बोल। लोटा होता है ऐसा, मन का भारी और तन का छोटा। तारा जो है, इनकी विशेषता हमें बतानी है। शब्द था तारा, रात में ही आना, भोर में चले जाना। ढोल, शादी के समय आवश्यक समझा जाना। और लोटा है मांगने पर जल भर लाने वाला। तो आप इनका स्क्रीनशॉट साथ ही साथ निकालते चलिए, यानी आपको बाद में ये स्वाध्याय पूर्ण करते वक्त इसमें आसानी हो। कृति 2, सोमत अभिव्यक्ति। जैसे मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, सोमत अभिव्यक्ति में आपको एक विषय दिया जाता है। उस विषय पे 6 से 8 वाक्यों में आपको आपके विचार, आपके जो मत है वो आपको लिखने होते हैं। सॉरी। यहाँ पे जो विषय आज का दिया गया है इसमें सोमत अभिव्यक्ति में, वो है ढोलक की उपयोगिता। विषय पर 6 से 8 वाक्यों में अपने विचार लिखिए। 6 से 8 वाक्यों में हमें किस विषय पर लिखना है? ढोलक की उपयोगिता, या उसका उसके फायदे क्या हैं, उसके उपयोग क्या हैं, उस बारे में हमें लिखना है। तो आइए किस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। ढोलक एक भारतीय वाद्य है। ये गांवों तथा शहरों दोनों स्थानों पर रहने वाले लोगों का परिचित तथा उसके बीच लोकप्रिय है। इसके स्वर बहुत मधुर होते हैं। लोकगीतों में ढोलक के स्वर का बहुत उपयोग होता है। लोकगीत मतलब ये फिल्मी गीत नहीं, जो लोकगीत है हमारे गांव में किसी कोई त्योहार के वक्त जो लोग गाते हैं, आप साथ में बैठ के जो गाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लोकगीत कहते हैं। अन्य गीतों के संगीत में भी ढोलक के स्वर का बहुत उपयोग होता है। छोटे बड़े हर प्रकार के कार्यक्रम में अन्य वाद्यों के साथ आवश्यकता अनुसार ढोलक का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार ढोलक एक उपयोगी वाद्य है। यहाँ पे हमें क्या बताना था? 6 से 8 पंक्तियों में ढोलक की उपयोगिता बतानी थी, जो इस प्रकार हमने यहाँ पे बताई है। यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। आगे की जो पंक्तियां हमें दी है वो है बेर बेर सोवत ही, यहाँ से उसकी शुरुआत है और न सकी चंद तक। मतलब आगे की जो है बेर बेर, वहां से शुरुआत हो रही है। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सकी मक्की। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सकी तोता। अर्ध निशा वो आयो भोन, सुंदरता बरने कवि कोन। निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सकी साजन ना सकी चंद। इन पंक्तियों पे आधारित आगे की जो आकलन कृति है वो दी गई है। पहली जो आकलन कृति है उसमें प्रश्न दिया गया है, फिर के अर्थ में आया हुआ शब्द। फिर के अर्थ में मतलब ऐसा शब्द आपको वहां से ढूंढना है जिसका अर्थ फिर होता हो। तो क्या है? बेर बेर आया ना वहां पे।
बेर बेर सोवती जगावे, जो वहां पे बेर बेर का प्रयोग किया गया है वो उसका अर्थ क्या होता है? फिर। काट खाने वाला कीड़ा, जो काटता है वो कीड़ा कौन सा है? उस कीड़े का नाम है मक्खी। आधी रात का मेहमान, आधी रात को कौन सा मेहमान आता है? किसके बारे में मुखरियों में बताया गया है? वह है चंद्रमा, जो आधी रात में आता है। अगला प्रश्न है, मुखरियों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की विशेषताएं लिखिए। मुखरियों के आधार पर हमें क्या करना है? जो दो शब्द हमें दिए गए हैं उनकी हमें विशेषता यहाँ पे लिखनी है। पहला शब्द दिया गया है तोता, उसकी विशेषता क्या है? राम भजन किए बिना कभी न सोने वाला। बिना राम का भजन किए वो कभी नहीं सोता, राम राम जपता है, उसके बाद भी उसे नींद आती है। अगला जो शब्द है वो है चंद्रमा, देखने वाले का मन प्रसन्न करने वाला। देखने वाले का मन प्रसन्न करने वाला कौन है? ये चंद्रमा है, चंद्रमा की ये विशेषता है। इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, यहाँ पे प्रश्नों के साथ साथ इनके उत्तर भी हैं। फिर के अर्थ में आया हुआ शब्द यानी बेर बेर, काट खाने वाला कीड़ा अर्थात मक्खी, आधी रात का मेहमान कौन है? चंद्रमा, माफ कीजिएगा। शब्द है तोता और चंद्रमा और उसकी विशेषता है देखने वाले का मन प्रसन्न करने वाला। एक और यहाँ पे हमें सोमत अभिव्यक्ति दी गई है, इसका विषय दिया गया है हमें गुणवान पक्षी तोता। जो गुणवान पक्षी तोता है उसके बारे में 6 से 8 पंक्तियों में हमें अपने विचार, हमें अपने मत यहाँ पे लिखने हैं। तो आइए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? तोता हमारे देश का लोकप्रिय पक्षी है। वह चमकीले हरे रंग का होता है, उसका रंग जो हरा होता है, परंतु वो कैसा होता है? चमकीला हरा रंग होता है। तोते की बोली बहुत मीठी होती है। तोता बहुत समझदार और शांत पक्षी है। सिकाने पर वह मनुष्य की तरह कुछ शब्द बोल लेता है। उसके मुंह से राम राम, नमस्ते तथा घर के बच्चों के नाम वाले शब्द अक्सर सुनने में आते हैं। पुराने जमाने के पंडितों के तोतों के संस्कृत बोलने का उल्लेख मिलता है। तोतों की बुद्धिमानी की अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। तोता सबका प्रिय पक्षी होता है। यहाँ पे गुणवान पक्षी तोते के बारे में हमें लिखना था, जो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट है साथ ही साथ निकाल लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृत्या कीजिए। अब यहाँ पे जो हमें पंक्तियां दी गई है वो है, शोभा सदन बढ़ावन, शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छिन होते है न्यारा, आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सकी अंजन, जीवन सब जग जासो कहे, वाह बिनु नेक न धीरज रहे, हरे चिनक में ये की पीर, क्यों सखी साजन ना सकी नीर, बिन आए सभी सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सिरा भई लगावत छाती, क्यों सकी साजन ना सकी पाती। इन पंक्तियों पे आधारित यहाँ पे हमें आकृति आकलन आकृतियां दी गई है, जिसमें पहला हमें पूछा गया है जिसका नेत्रों में बहुत गहरा रिश्ता है, जिसका नेत्रों से बहुत गहरा रिश्ता है, ऐसा कौन है? अंजन है, यहाँ काजल कह सकते हैं। 3 घंटे के समय वह शब्द प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पहर। पहला पहर, दूसरा पहर, यानी 3 घंटे का जो समय है वह पहर होता है। जिसके बिना तनिक भी धैर्य नहीं रहता, जिसके बिना तनिक भी धैर्य नहीं रहता, तो क्या है? नीर। मतलब हम धैर्य नहीं रख सकते अगर हमें प्यास लगी हो तो किसके बिना होता है ऐसा? जब हमें पानी नहीं मिलता। फिर से हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनकी विशेषता हमें यहाँ पे लिखनी है। मुखरियों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की विशेषताएं लिखिए। पहला है अंजन, उसका विशेषता क्या है? हमेशा सुंदरता में वृद्धि करने वाला।
नीर, नीर क्या है? सबको जीवित रखने वाला, यानी नीर यानी पानी। पाती यानी पत्र, आने पर सबको प्रफुल्लित कर देने वाला, सबको खुश कर देने वाला। उत्तर, प्रश्न सहित उत्तर देखते हैं। जिसका नेत्रों से बहुत गहरा रिश्ता है, अंजन। 3 घंटे के समय के लिए जिसका प्रयोग होता है वह शब्द है पर। जिसके बिना तनिक भी धैर्य नहीं रहता वह है नीर, पानी। शब्द दिए गए थे, उनकी विशेषताएं थी। अंजन हमेशा सुंदरता में वृद्धि करने वाला। नीर सबको जीवित रखने वाला। पाती आने पर सबको प्रफुल्लित कर देने वाला। फिर से हमें एक सोमत अभिव्यक्ति यहाँ पे दी गई है। जल ही जीवन है, इस विषय पर अपने विचार 6 से 8 पंक्तियों में लिखिए। तो यहाँ पे अब विषय हमें क्या दिया है? जल ही जीवन है। तो इसके बारे में हमें 6 से 8 पंक्तियों में अपने विचार, अपने मत यहाँ पे लिखना है। मनुष्य के लिए भोजन और पानी बहुत आवश्यक है। भोजन के बिना मनुष्य कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन ना कठिन है। पानी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पानी अमूल्य है। अमूल्य का अर्थ होता है जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। हमारे शरीर में अधिकांश भाग पानी का ही है। हमारा जो शरीर है उसमें अधिकांश जो भाग है वो पानी का है, जल का है। हमें पीने, भोजन बनाने, नहाने पानी की आवश्यकता होती है। पानी की मात्रा सीमित है, इसलिए हमें संभाल कर पानी का उपयोग करना चाहिए। पानी की एक एक बूंद मूल्यवान है। हमें पानी को दूषित नहीं करना चाहिए और इसे व्यर्थ बहाना नहीं चाहिए। यहाँ पे जल ही जीवन है, ये हमें विषय दिया गया था जिसपे हम इस प्रकार से उसके बारे में अपना मत प्रकट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। धन्यवाद बच्चों। आप लोगों को मुक्रियां भी अच्छे से समझ में आई होगी और स्वाध्याय के भी सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे आपको मिल गए हैं।